जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का, और जो लगातार आते रहते हैं, जिनको आदत बन गई है रोज बगैर यहाँ आए खाना नहीं हजम होता, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या करते हो? गिटार बजाते हो? क्या नाम है? अफजल रहने वाले कहाँ के हो? मैं मुंबई का। मुंबई के। तो यहाँ दिल्ली में आए? दिल्ली में मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? क्या कर रहे हो पढ़ाई? अभी 12th क्लास चल रही है। 12th क्लास चल रही। बहुत अच्छी बात है। जब कभी मन हो, बजाने का भी मन हो, तब आना, जरूर आना यहाँ पे शो में शरीक होना। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ भाई साहब? मैं शादरा से आया हूँ सर। शादरा से। क्या नाम है साहब? रवि जी क्या काम करते हैं? सर वैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। कुछ बातचीत के सिलसिला जब जुड़े, आपको लगे कि मुझे बोलना चाहिए या इस बात पे बोलना, या दिमाग में आपके कोई बात हो तो आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए सर आप? हम शामली से आए। मेरे फादर आपका शो रोज देखते हैं। फादर आपका शो देखे। फादर कहाँ है? आइए, आप है? आइए बाबूजी, आगे आइए। अरे वाह वाह, क्या बात है। आपको प्रणाम है। शामली से आए हैं? अरे वाह, क्या मिठास हुए। वैसे ही लग रही थी कि मिठास आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बाबूजी? अरुण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो ही ऐसा है, इसमें वो तमाम सारे लोग जो शाम को जुड़ते हैं। लगभग एक लंबा अरसा हुआ, 10-11 साल का, 10-11 बरस का, कि यहीं पर मैं शो करता हूं। वैसे तो घूम के आया हूं, चला जाता हूं। बिहार में लगभग 3 महीने रहा, फिर लौट के आया, लेकिन अब फिर चला जाऊंगा बंगाल। लेकिन जितने दिन रहता हूं बीच में, तो बातचीत का सिलसिला जुड़ता है। आप लोग देखते हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी? नहीं, अभी पहले आप शो पहले तो खाना परसिए, फिर देखेंगे क्या हो सकता है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और किधर बोलना है, कैसे बोलना है। आप सर कहां से हैं? मैं पुणे से हूँ। पुणे से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर? शिवदयाल गुप्ता। शिवदयाल गुप्ता जी। रहने वाले इधर ही के या उधर ही के? नहीं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के रहने वाले, लेकिन सेटल हो गए पुणे में। बहुत अच्छी बात है सर। कुछ कहना हो तो बताइएगा, हाथ उठाइएगा। बाबूजी आप कहाँ से हैं? मैं सर राजस्थान खैरतल से हूँ। राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबूजी आप? सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ताली बजाइए सर इनके लिए। जम्मू कश्मीर से ये बोल रहे हैं। ये अपनी आवाज वहां से लेके नहीं, तो जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने जगह का बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इशफाक अहमद। इशफाक अहमद। बहुत बहुत स्वागत है इशफाक भाई। कैसे आना हुआ इधर? यहाँ हमारा एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन है? कहाँ चल रहा है? ये स्टेट एम्पोरियम है। स्टेट एम्पोरियम में। तो कश्मीर के सॉल और तमाम सारी चीजें लेके आए हैं, हैंडीक्राफ्ट। जी सर। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे इस बार तमाम सारी बिक्री हो, अच्छी बिक्री हो, खूब बिक्री हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप जनाब? सर सिविल लाइन से। सिविल लाइन। अरे ये दिल्ली तो बताएंगे कि गुजूर जी, सिविल लाइन तो हर जगह है। सिविल लाइन दिल्ली से। सिविल लाइन दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आज मैंने ज्यादा बातचीत कर ली। आप कहाँ से हैं? जी, हम महाराष्ट्र से। मिस नूतन नाम है हमारा। हम लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है। मतलब हम, आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मैं कुछ सवाल पूछूं आपसे? हैं? मैं दूसरा सवाल क्या पूछूं आपसे? कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र कोल्हापुर से है हम। यही ऐसे पास में गुजर रहे थे, आपकी बहुत सुंदर आवाज सुनी तो हम। अच्छा, मैं भी तो सुंदर हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि मेरी आवाज सुंदर है। हाँ देखिए, ये बात सच है कि आप भी सुंदर हैं, लेकिन इसका मतलब ये, अरे भाई साहब क्या मतलब, सुंदर को सुंदर नहीं कह सकता। और आप तो ऐसा शर्मा रहे हैं जैसे नई दुल्हन है आप। ऐसा ना करिए हुजूर आली। मेरा वक्त हो गया, लेकिन अब ये बात सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा किया आप आ गई और शो में शरीक हुई। मेरी आवाज आपने सुनी, और ये आवाज ऐसे ही है जो ले आती है लोगों को। कभी कभी समझ जाते हैं लोग, पहचान लेते हैं, तो वही है जिनके लंबे बाल हैं, जो बहुत चिल्लाते हैं। आपने ये जो शो जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। देखिए ना, अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, अलग भाषा से लोग आ रहे हैं, लेकिन एक आपका ऐसा मंच है जिससे बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप सबके टीम का और आपके, मतलब क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम मिस नूतन है। मिस नूतन। अरे नूतन से काम चल जाएगा। वो मिस नूतन, हाँ ठीक है, नूतन काम चल जाएगा। नूतन जी देखिए, आप कोल्हापुर से हैं। कोल्हापुर मेरा जाना हुआ है, 2-3 बार जाना हुआ, और मैंने शो भी किया कोल्हापुर में, और भगवती के दर्शन भी किए कोल्हापुर में। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, और कभी कभी मौका लगे जब इधर तो आ जाइएगा, शो में शरीक होइएगा। और ज्यादा बातचीत थोड़ी देर में करता हूं मैं। बाबूजी देखिए कुछ कागजात लेके आए, लेकिन आज मेहमानों का तारुफ करा दूं, फिर मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। जी, मैं आपकी तरफ भी आता हूं। हरनाम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता,
हरनाम जी देर से तो नहीं आया मैं, मेरा प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आप कोल्हापुर और पुणे और जालंधर घूमते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि ये सुंदर है वो सुंदर है, अपने काम पे नहीं लौटते। मैं राजेश जी आपसे भी माफी मांगता हूं। हरनाम जी कांग्रेस के बहुत बहुत शुक्रिया, अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी से बहुत बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद फैज खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल लाल जी पत्रकार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शर्मिष्ठा जी पत्रकार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और ब्रजेश जी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। बहन आप कहां से हैं? हम लोग इंदौर से। इंदौर से हैं जी, एमपी। हाँ, इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर। मैं ऐसा हो अगर इजाजत हो तो बहस शुरू करें, बातचीत शुरू करें। हैं बेचारे का तो नाम ले लेते, ऑटो वाले का आपने उसका नाम ही नहीं। किसका नहीं लिया? ये जो खड़ा है। अच्छा वो ऑटो वाले, हाँ ऑटो वाले भी शामिल हैं आज डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं तो सीधा एक ही बात पूछना चाहता हूं, आज जनता से बात करने का ज्यादा मन है कि मैं जनता से बात ज्यादा करूं और उनसे पूछूं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। पार्लियामेंट चल रही है, संसद चल रही है और संसद ही विषय है और बाहर भी प्रदर्शन हुआ संसद पे SIR को लेकर, लेकिन ये बात दरअसल क्या है कि बनती हुई नजर आ रही है। खबर ये आई है कि बात बन गई है, अब ज्यादा कल से संसद जो है चलेगी। कहां से आए हुजूर आप? प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज वासियों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयागराज का मतलब ये हुआ कि समन्वय बन गया है, सारे देवता सारे तीर्थ एक जगह अगर हैं तो प्रयागराज में ही है, तो कल से संसद चलेगी ऐसा बन गया है। और सोमवार को वंदे मातरम पर 10 घंटे या उससे ज्यादा भी चर्चा होगी, प्रधानमंत्री स्वयं उस चर्चा में हिस्सा लेंगे। और जिसे कहते हैं कि SIR, नाम SIR नहीं होगा लेकिन इस पर भी चर्चा मंगलवार से शुरू हो जाएगी। तो दरअसल बात बना दी आपने, या बात बन गई या उधर से फ्लोर मैनेजमेंट हो गया, अब तो कोई दर्द या कोई कष्ट नहीं है ना। देखिए, जमहूरियत की एक खूबसूरती है कि जब संसद की सबसे बड़ी पंचायत जब लग रही है और उसमें विपक्ष के एंटायर लोकसभा के 200-250 सांसद और 267 में राज्यसभा में हम बिल लगा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि विपक्ष की भी एक अपनी आवाज है जो जनता की बात रखना चाहते हैं, चाहे SIR पे हो, चाहे और अनेकों प्रदूषण के मुद्दे हों और महंगाई के मुद्दे हों, बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो इस पर चर्चा करनी चाहिए सरकार को खुलकर, और इसमें अच्छा सरकार दे रहा है, दुरुस्त है, ये चर्चा होनी चाहिए। ये स्वस्थ परंपरा है और इस परंपरा को मैं समझता हूं पूरा विश्व इस पर नाच करता है। इस पर कुछ एक सौहार्द से चर्चा हो, चिंतन मंथन मनन हो और कुछ इसमें कॉन्क्रीट निष्कर्ष निकले। जी कॉन्क्रीट निष्कर्ष निकले। हमारे पास एक सज्जन आए थे, कह रहे मेरा बेटा जो है वो दरोगा हो गया है और आज ही उसने एक मोबाइल दिलाया। वो है आगे खड़े हैं कि चले गए? बोले कि आज एक फोटो खींच लीजिए, पिछली बार आया था तो फोटो नहीं हो पाई थी। मैंने कहा मोबाइल की भी चर्चा आएगी बीच में, मुझे मालूम है, और मोबाइल में सॉफ्टवेयर को लेकर बड़ी चर्चा है। यकीनन जो नए लोग हैं इनके मुस्कान आ गई, वो समझ गए कि कौन सा मुद्दा है। और वो सज्जन आए थे बिहार से, बोले पिछली बार फोटो नहीं खींच पाया था लेकिन इस बार फोटो खींच कर गए हैं। कहने लगे बेटा मेरा दरोगा हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनकी। जी बीजेपी वांट टू रिप्लाई वेरी क्विक। जी साहब, डिबेट फिर ओपन करते हैं। देखिए 14 जब बिजनेस मीटिंग हुई तो उसमें 14 मुद्दे टेबल किए गए। एटॉमिक एनर्जी का मुद्दा था, इंश्योरेंस का मुद्दा था, सारे मुद्दे थे। लेकिन काम क्या है कि इनको ड्रामा करना, डिलीवरी नहीं करनी है। इनको नारे में विश्वास है। अनुरुद्ध जी ड्रामा ना लाते शब्द तो काम चल जाता है यहाँ भी। अब मैं बता रहा हूँ ड्रामा इनका क्या है। बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हार गए। अब भाई बहाना किसके सर पे ठीकरा फोड़ा जाए, राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस वालों को। तो पहले ईवीएम बेचारी मारी जाती थी, अब बेचारा SIR फंस गया इस चक्कर में। 65 लाख लोगों का नाम रिजेक्ट किया, लेकिन 65 लाख लोगों में से एक भी नाम ये लोग ले जाके कोर्ट में नहीं खड़ा कर पाए। अब फिर लेके आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में इस तरीके से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में इस तरीके से होना चाहिए। भैया जो 14 मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर चर्चा करो। लेकिन इनकी बहानेबाजी क्या जानते क्या है? ये पहले पेगासिस का मुद्दा लेके चले आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल जमा कर दो, देखते कहां मालवेयर फंक्शन होगा, भाग गए, नहीं जमा किए। फिर मुद्दा लेके आए हिंडनबर्ग का, पता चला कंपनी बंद हो गई क्योंकि इनको कियोस्क क्रिएट करना। फिर मुद्दा लेके रफेल का, उसमें जाके माफी भी जो राहुल गांधी जी माफी मांगते कोर्ट में, वो पता चलता है कि वहां भी गायब हो गए। इनका केवल काम है कैसे कियोस्क क्रिएट किया जाए, कैसे डिबेट में आया जाए। मेरा मुद्दा ये है, डिबेट में आने के लिए मैं भी बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। बड़ी तैयारी के साथ आए हैं आज,
क्या बात, कहीं गए थे या कहीं से आ रहे हैं? नहीं, कभी यहीं आया हूँ मैं कई दिनों बाद। कई दिनों बाद? मैं भी तो बहुत दिनों में, लगभग 3 महीने बाद मैं भी आया हूँ। मैं भी बीच में नहीं था, इधर बिहार में था। देखते रहते हैं जी, बहुत अच्छी बात है। मैं बातचीत का सिलसिला यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी, कांग्रेस। देखिए, देश की जमहूरियत में वोट से बड़ा मुद्दा मैं कोई नहीं समझता कि उससे बड़ा कोई मुद्दा हो। जब जनता का जो एक संवैधानिक अधिकार है उसके वोट के अख्तियार को ही खत्म किया जा रहा है और उस पर अगर चर्चा नहीं हो रही है तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? जब जब जो एक जमहूरियत में, एक लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, उसकी जवाबदेही तय करती है और एसआईआर में इतनी सारी खामियां पाई गई है। अभी तो बीएलओस का खुद पता लग रहा है, 35-36 बीएलओस जो हैं वो संदेहपद स्थिति में मारे जा चुके हैं, आत्महत्या की जा रही है। उन पर इतना दबाव है कि स्पेसिफिक गरीब लोगों का वोट काटा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा उपहास है। एक गरीब बताइए, आप एक गरीब बताइए बिहार में जिसका वोट काटा गया हो, है सबूत आपके पास? नहीं है, सिर्फ आपको गुमराह करना है देश की जनता को। ये ऐसे ही बिहार में इन्होंने जब वोट अधिकार यात्रा निकाली, बहुत कुछ किया, एसआईआर का विरोध किया। आज देखिए 65 लाख जुड़ भी गए और चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये विरोध करते हैं। आज भी संसद में इन्होंने यही किया, बाहर ये जो है एसआईआर का विरोध करते रहे और देश को मोदी जी ने एक नया संदेश दे दिया कि राजभवन को लोक भवन बना दिया और पीएमओ को सेवा भवन देकर। जनाब आली, समाजवादी पार्टी। नाम बदलने से अगर आदमी के गुण भी बदल जाए तो सभी नाम न रख लें। राम का नाम रखने से राम कोई बंद थोड़ी जाता है, उसके लिए उसके गुण भी होने चाहिए। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। बताइए। नहीं, बल्कि मर्यादा में चलेगी बात। नहीं, अगर बोल दूंगा तो ये भी नाराज हो जाएंगे, वो भी नाराज हो जाएंगे। जब नाम बदलने की बात थी, सोनिया जी का नाम फिर क्यों बदला? अगर गुण की ही बात थी, भाई उनका क्या नाम था आप बता दीजिए, फिर सोनिया नाम क्यों रखा गया? अरे कहाँ सोनिया नाम था? एंटानियो मानियो क्या नाम था? यही नाम था ना? नहीं, नाम बदलने से क्यों नहीं होता? अरे शादी तो नाम बदलने से ही गुण आता है ना, इसीलिए सोनिया नाम रखा, तो इसीलिए नाम बदलने से ही गुण आता है। बिल्कुल, कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी। यही तो बता रहे हैं, इन पे शालीनता यही है, यही सिखाया जा रहा है इनको। इससे नाम बदलने की बात की शालीनता लेके चले बैठे। नाम क्यों बदला फिर भाई, अगर नाम में कुछ नहीं रखा है? क्यों नहीं है? तो नाम में नहीं रखा ना, तो अभी नाम दूसरा बताते हैं ना। नाम में अगर नहीं रखा है तो बताए अभी। अरे रुको यार, छोड़ो यार, तब हमारी सांसें ऊपर हो जाती हैं। पता नहीं क्या बोल दोगे। बिहार में एसआईआर हुआ, अभी ये कह रहे हैं कि बताओ एक नाम बताओ, एक नाम बताओ। अरे वो वही तो चुनाव आयोग है जिसको समाजवादी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने किसी का वोट नहीं काटा, झूठ बोल रहे हैं। वोट देने वाला कोई जनता नहीं था इन लोग का। सर एक मुझे वोट पड़ा है और जहाँ जीता है वहाँ बोलता है गलत हुआ है। मधुबनी जिला में 10 विधानसभा में एक आरजेडी जीता है। इन लोग का वोटे नहीं है, जीतेगा कहाँ से? वोटे नहीं है लोग का। झूठ फूस बोलने वाला आदमी सब, ये लोग खाली झूठ फूस का बयान बनाते हैं। बिहार में बेवकूफ नहीं है, बिहार में आईपीएस डॉक्टर खाली है। हमारे कैमरा पर्सन भी बिहारी हैं। ये जो इस समय मौजूद हैं, ये बिहार के ही रहने वाले। बोले खाम खा के हल्ला मचाते हो तुम लोग। बिहार का आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, वहां से पूरा का पूरा आईपीएस है और पूरा का पूरा सब इंटेलिजेंट। हाँ ठीक है मेरे मालिक, नाराज ना हो मेरे चाचा। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट के साथ फॉर्म दिए थे कि इनके नाम गलत काट दिए गए। एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये वही चुनाव आयोग है जिसे चंडीगढ़ में लोगों ने देखा कि एक मसीह कैसे बीजेपी के लिए मसीहा बना। क्या देखा नहीं चोरी करते? क्यों कहते हैं कि ये वोट चोरी हुई है? क्योंकि लोगों ने देखा है। इनको बताना पड़ेगा बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं उन पर जो दबाव है, क्या सरलीकरण नहीं किया जा सकता है? क्या जो उनका दबाव है, मैं आपसे जानना चाहता हूं बीएलओ पर दबाव क्या है? बीएलओ पर दबाव मैं बता रहा हूं। बीएलओ पर दबाव ये है, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों में एक टारगेट दे दिया जाता है ना कि आज 200 फॉर्म भर करके कैसे भी अपलोड करवाने हैं, ये बीएलओ पर दबाव है। नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। नोएडा में एफआईआर नहीं हुई, कितने बीएलओ पे एफआईआर। मुझे 2-4 चीजें समझनी है बीएलओ की। बीएलओ में 80% टीचर्स हैं और ये यकीनन ये मैं इस बात का हामी भरता हूं कि टीचर को टीचिंग के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। टीचर्स हैं, लेकिन दबाव ये भी हो सकता है। किसी ने आज मुझे फोन किया और कहा कि दबाव तो ये भी हो सकता है कि मेरे एरिया में बीएलओ तुम आना जाना। दबाव तो ये भी हो सकता है गुरुजी, दोनों तरफ का मूल्यांकन होना चाहिए और ये भी हो सकता है, क्योंकि दिस अ पॉइंट टू बी नोटेड।
दबाव तो यह भी हो सकता है बंगाल में कि तुम मेरे एरिया में सर्वे करने ना आ जाना, और यह भी हो सकता है कि जो आत्महत्या है वो क्या भाई हो सकता है। जब हो सकता पे बात हो रही तो ऑल द पॉसिबिलिटीज आते हैं। तो सवाल यह भी हो सकता है कि आत्महत्या है तो क्या सारे लेटर्स जो आत्महत्या के हैं जो लिखे गए वो उनकी भाषा एक जैसी है? सवाल है ये, और ये सवाल कोई कहीं ऐसे जगह से नहीं आए हैं, सवाल वहां से आए हैं जिसमें यह पूछा गया है कि मुझे बताइए आत्महत्या की राइटिंग एक जैसी है और क्या, यह भी बताइएगा कि क्या मैं टीचर के सम्मान के साथ कहता हूं, बेहद सम्मान के साथ टीचर्स के लिए बोल रहा हूं, ऐसा क्या नहीं होता है जब किसकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है टीचर की तो कटवाने के लिए तमाम सिफारिशें आती हैं या नहीं आती हैं कि भाई मैं नहीं करना चाहता इलेक्शन की ड्यूटी या करना चाहती, इलेक्शन की ड्यूटी कटवा दीजिए। तो दबाव कहां है, कैसा है, जो बार बार सिर्फ चुनाव के लिए ना बोला जाए या ये सिर्फ बोलने के लिए ना बोला जाए। देखिए, बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि जो दबाव के कारण कोई ऐसे आत्महत्या करता नहीं है। और रही बात आप एक आत्महत्या बार बार उसी के लिए कही जा रही है, देन यू हैव टू प्रूव दिस ऑल्सो। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो आत्महत्या हुई वो क्यों, कारण क्या था, प्रूफ बिल्कुल करना पड़ेगा। और आत्महत्या का कंटेंट क्या था, उसमें क्या लेटर था, बिल्कुल जांच उस पर भी होनी चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि नोएडा की केवल मैं बात कर रहा हूं, जहां मैं देख रहा हूं कि नोएडा में 5 टीचर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिख दिया कि कुछ भी हो जाए हमारे बस का नहीं रहा, बीएलओ का कार्य में नहीं कर सकते, और इस्तीफा दे दिया। कोई ऐसे इस्तीफा जल्दी से देता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एसआईआर ना हो, एसआईआर हो, लेकिन जिनको अगर कोई दिक्कत है, सरकार का भी काम है, चुनाव आयोग का काम है, उसका सरलीकरण हो, क्योंकि जो टीचर है या बीएलओ। ठीक। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है बीएलओ के ऊपर जो बार बार ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। 664 बीएलओ सस्पेंड हुए थे बिहार में, लेकिन एक भी बीएलओ ने न आत्महत्या किया न कुछ किया। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण किया, फिर से जॉब में रिटेन होंगे या क्या होंगे। आप ये देखिए, बंगाल की घटना देखिए, मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में जब से एसआईआर की बातें शुरू हुई, मतलब उससे होने से पहले 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किया, और उन लोगों की उम्र 70 साल 60 साल था। यानी कि 70 साल 60 साल का आदमी, अमूमन सी बात है, पिछले हुए एसआईआर में नाम था, उसका नाम रहा होगा। अगर नाम रहा होगा तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां की लोकल स्टेट गवर्नमेंट उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। इसका मतलब वो लोग फर्जी लोग हैं, और टीएमसी सरकार और टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट बीएलओ को दबाव बना रहे हैं कि जिन लोगों की डेथ हो गई है या जिन लोग फर्जी वोटर हैं उनका जबरदस्ती नाम डाला जाए। ये बड़ी गंभीर घटना है कि बिहार में 664 सस्पेंड होते, कोई आत्महत्या नहीं। और सिलसिले और बंगाल की राजनीति सबको पता है, ममता बनर्जी का खूनी संघर्ष सबको पता है कि किस तरीके से वहां खूनी रक्त रंजित राजनीति। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। देखिए, बंगाल में, चलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में आत्महत्याएं जो है कि बहुत ज्यादा दबाव बन रहा होगा, क्योंकि जो आपने भी सवाल उठाया वो गंभीर सवाल है कि क्या वो आत्महत्या। अगर दबाव है तो मैं मान लेता हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दबाव है, वरना सस्पेंड कर देंगे। लेकिन एक दबाव तो यह भी हो सकता है कि तुम मेरे एरिया में मत आ जाना, मेरे एरिया में अगर आए तो सर्वे मैं नहीं करने दूंगा। तो एक तो टीचर है, बेचारा टीचर है, उधर से भी दब रहा है, इधर से भी दब रहा है। तो अगर ये है तो ये भी पता चलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने देखा, आपके इस तथ्य से भी मैं सहमत हूं कि जब इलेक्शन ड्यूटी में शिक्षक शामिल होते हैं, नाम कटवाने के प्रयास वहां पे भी करते हैं। लेकिन कभी ये भी सच है कि टीचर के अलावा और कोई आता नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं आता, ये भी जरा सोचिए भाई, टीचर ही क्यों मिलता है, टीचर के अलावा क्यों नहीं मिलता, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं कि सिस्टम में इतने सारे लोग हैं तो उसमें शिक्षकों को ही लगाया जाता है, बाकी दूसरे विभाग के लोग बच जाते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने आत्महत्या होते हुए नहीं देखा है। चलिए, ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में आपकी डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है। और हम लोगों ने तो कुछ मामलों में वीडियोस भी देखे हैं सर, सर्वेश्वर जी का अभी वो वीडियो हम लोग देख रहे हैं जो उन्होंने आत्महत्या करने से पहले वो अपनी मां को संबोधित करते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन मामलों में यह शक है तब तो फिर सरकार के ऊपर और ज्यादा गंभीर सवाल है कि कोई आपका कर्मचारी अपने लेटर में अगर ये बड़ा सा अगर यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वो आप ही के ऊपर के वरीय अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा के वो क्या इस प्रकार का कोई षड्यंत्र हो रहा है। हमें लग रहा है कि मेन मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। इनको इतना कम समय रखा गया है, 1200 लगभग। टेक योर पॉइंट जी।
देखिए, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है प्रतीक जी। वेस्ट बंगाल पे अभी भाई साहब ने बात उठाई, वहां पर बॉर्डर के साथ जो गांव जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं एसआईआर का शुरुआत होते ही। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बिहार में हमें देखने के लिए मिला, उससे पूरा विपक्ष डरा हुआ है। जो वोट चोरी की बात करते थे, वोटों का डाका जल गया खुलेआम बिहार में। अब किस बात का रोना रोएंगे, इसीलिए ये षड्यंत्र रचा रहे हैं। बीएलओ पे प्रेशर है कि आप सही आंकड़ा ना दिखाइए, क्योंकि क्या अगर डबल इंजन की सरकार है तो क्या वहां पर विपक्ष नहीं बैठा हुआ? विपक्ष भी तो बड़ी संख्या में है। लोगों को धमकाने का, डराने का इतिहास जिनका है, जो महिलाओं को अगवा करते हैं, जो पुलिस थाने में जिनकी एफआईआर नहीं होती, जिनका इतिहास है दंगों का, वो क्या लोगों को नहीं भड़का रहे? किस प्रेशर में आकर आत्महत्या कर रहे हैं? जो प्रेशर की बात करें, सबसे पहले उन्हीं से सवाल कर लीजिए कि उस प्रेशर पे बात करें कि क्या आप लोगों को धमका रहे कि सही आंकड़े ना जाने दिया जाए? और समय मिला है, एसआईआर होगी और सही होगी। जमहूरियत की बात कांग्रेस के भाई साहब कर रहे थे कि जमहूरियत में वोटों के अधिकार होती है, वोटर का अधिकार होता है। भाई, जमहूरियत में वोटर्स का अधिकार होता है, देशवासियों का, घुसपैठियों का अधिकार नहीं होता है। तो घुसपैठियों को इस देश से निकाला जाएगा और इस देश के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घुसपैठियों का अधिकार नहीं है। लेकिन 11 साल से क्या सरकार सोई हुई थी? यह अमित शाह जी क्या कर रहे थे? आज जब वेस्ट बंगाल का नाम लेकर ये देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। घुसपैठिए, बांग्लादेशी और दूसरी अरे भैया, आप बीएसएफ आपके पास है, आर्मी आपके पास है, पैरामिलिट्री फोर्स आपके पास है। बार बार लेते हैं और आप ये आरोपित करते हैं कि बाहर से लोग आए तो क्यों आए? क्या इसका मतलब देश के गृह मंत्री निकम्मे हैं? 2005 में स्वर्गीय शिव प्रकाश जायसवाल जी गृह मंत्री थे, इनकी सरकार थी, यूपीए 1। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर पे कहा था पार्लियामेंट के कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए। इसका मतलब निकम्मे थे आप लोग क्या? हम लोग निकाल रहे हैं उनको। 90% फेंसिंग हुई है, ये लोग निकम्मे बैठे। 90% फेंसिंग अब जाके पूरी हुई है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ट्रीटी, ये जब मोदी जी आए तब पूरा हुआ। ये लोग तो बैठकर बुला रहे थे। राइट। मैं ये कह रहा हूं कि अभी बिहार जब चुनाव चल रहा था तो मुद्दा क्या था कि बहुत घुसपैठी हैं, बहुत घुसपैठी हैं। अब बताइए, एसआईआर वहां हो गया है, चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब बताइए, चुनाव जबरदस्त चुनाव रिजल्ट आया, चुनाव आयोग भी बताए और ये भी बताएं, तो ड्रामा कौन कर रहा था? अब बताएं कितने घुसपैठी उसमें थे जो बता रहे थे हजारों की संख्या में, करोड़ों लाखों की संख्या में कितने घुसपैठी वहां चिन्हित किए गए एसआईआर के माध्यम से। हाँ जी, 65 लाख वोट कटे, उसमें जाओ बटोरो बैठ के कितने घुसपैठिया थे। जो 2.5 करोड़ घुसपैठी बैठे मुर्शिदाबाद के अंदर, जो घुसपैठी घुसे हैं, आप क्या चाहते हैं उनको वोटर राइट? मैं आपको एक उदाहरण देता जी। हाँ, मैं आता हूं। एक उदाहरण है कि आज सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या का मसला आया और रोहिंग्या के लिए कहा गया कि हैबियस कॉर्पस एक है कि जिसके तहत वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर कोई खो गया है या नहीं मिल रहा है या लापता है, और उसको लाइए, रिट है हैबियस कॉर्पस, उसको लेके आइए, प्रोड्यूस करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई मैं किस अधिकार से सेंटर से कहूं कि भाई ढूंढ के लाइए या उनको प्रोड्यूस करिए? कैसे कहूं? क्या रोहिंग्या को कौन सा अधिकार मिल गया यहां पे? और जो अधिकार है वो यहाँ का अखलाक का है, यहाँ के रामचंद्र का है कि वहां के रोहिंग्या का है? यहाँ सबसे पहला अधिकार अखलाक का है, रामचंद्र का है। तो कहां से, किस अधिकार क्षेत्र से इसको बोले? सवाल तो ये है कि यही जो बात आप कह रहे हैं ना, बांग्लादेशी वाली बात, वो उसी पे बात कह रहा हूं मैं जी। अगर है घुसपैठी, उनको निकालिए, कौन आपकी जिम्मेदारी है? तो वो कहते हैं पार्लियामेंट में फ्लोर पे, वो कह रहे हैं ढूंढिए। अगर जिसके पास, देखो मसला ये है, देखो मैं मसले पे बात कर रहा हूँ, खामखा की बांग्लादेश न रोहिंग्या। चुनाव कैसे जीता जाए इसी पे बात हो रही है, जो हो इसी पे रही है कि चुनाव जीतने के लिए तरीके हैं और जनता की नब्ज पे आना पड़ेगा। ये नहीं कि हवा में चलेगा मामला। ड्रामा किया ना, अभी ड्रामा की बात कर दी, ये तो ड्रामा में चले जा रहे हैं। आपने नैरेटिव दूसरा बनाया, कम कुछ कर रहे हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट जी, बोले प्रतीक जी। 78 साल में इतनी मेहनत से इन्होंने हर बॉर्डर राज्य से इतने सारे घुसपैठी इकट्ठे किए थे, अब एक एसआईआर करके सारी मेहनत तबाह कर दी। नाइंसाफी है कि नहीं है डेमोक्रेसी में? मिलना चाहिए ना, इतनी मेहनत से उन्होंने वोट बैंक बनाया था, ये क्या बात होती है? अब बताइए कैसे एसआईआर के डर से वेस्ट बंगाल में गांव के गांव खाली हो गए। अब जाके देखिए, सोने पड़े में घोस्ट हो गए विलेजर्स। ये यहाँ पर बैठे हुए कि भाई आप प्रोड्यूस कीजिए, कहाँ से प्रोड्यूस किए? आप जाके देखिए शाहीन बाग के आसपास जो पूरा स्लम एरिया बना हुआ है, आप और इनके सारे लोगों ने वहां पर सारे रोहिंग्या को बसाया, उनको पूरी रिहेबिलिटेशन किट्स दे देखे, उनको रहने का पूरा इंतजाम। जो हमारे गरीब अगर किसी आपदा में फंस जाए तो ये लोग नहीं आएंगे मदद के लिए, लेकिन कोई वोट बैंक आ जाए कहीं बाहर से, ये लोग पहुंच जाते हैं पूरा उनका सारो सामान लेके। तो सवाल और डर इनको इस बात का है,
जो इनको बिहार में पोल खुली अब हर राज्य में खुलेगी, इसलिए इनको इतना मातम छाया। जी, रोहिंग्या बहाना है। रोहिंग्या की समस्या केंद्र सरकार के खुद रिपोर्ट में देखिए 2016 से ये रोहिंग्या की शरणार्थियों की समस्या शुरू हुई है। 16 में तो डबल इंजन की सरकार, 2016 में अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से तो आइडेंटिफाई किया जा रहा जो आपका कांग्रेस और विपक्ष का हाथ रोहिंग्या और घुसपैठियों के साथ 2016 की है। और देखिए यहाँ पे बार बार ये चीज है, अभी इन्होंने डंके के चोट पे कह दिया कि बिहार में जो 64 लाख वोटर कटे आप उसमें खोजिए। क्या केवल वोटर लिस्ट से आप घुसपैठियों को बाहर कीजिएगा? वोटर लिस्ट से हटा दीजिए, बाकी वो देश में घूमते रहे तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर अभी भी सवाल नहीं बन रहा। इनके पास अभी भी कोई ठोस प्लान नहीं है घुसपैठ। राइट, फैज भाई जी, फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मैं विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहता हूं, भारत की 140 करोड़ जनता है। भारत और भारतीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करें तो देश की जनता आपको वोट देगी। आप चुनाव जीतने के लिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी वोटर को आकर्षित करेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। और देश की जनता ने बिहार चुनाव के माध्यम से बता भी दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद केंद्र सरकार के चुनाव आने वाले हैं। तो अपने देश की जनता के बीच प्रचार प्रसार कीजिए, उनके मूल्यों को समझिए, उनके हक, उनके एजुकेशन, उनके रोजगार के लड़िए, ना कि विदेशियों के अधिकार के लिए। क्योंकि बहुत अच्छी बात यहां पर पहले ही कही जा चुकी है कि भैया इस देश में वोट देने का अधिकार भारत की जनता को है, ना कि विदेशियों को। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, बीजेपी को जिताने के लिए बहुत प्रयास किया गया। सुनिएगा, बी टीम कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी जी को, कई बार बी टीम कहा जाता है राहुल गांधी जी को, कि इनके सारे प्रयास अंततः जाते हैं बीजेपी को। अब इनकी बी टीम के रूप में एक नया व्यक्ति आया है। ये जो मदनी चचा भतीजे हैं ना, अरशद मदनी और महमूद मदनी, इन सब के भी प्रयास बीजेपी को ही जाएंगे। क्योंकि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इनकी जो हरकतें हैं, निश्चित रूप से 2029 में बीजेपी को ही फायदा दिलाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में। एक मेरी बात ध्यान सुनिए, लेकिन अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए एक आम मुसलमान को खतरे पे मत डालिए। अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बिगाड़िए। सड़क पर चलता हुआ मुसलमान असुरक्षित है। ये लड़का मुंबई से आकर यहाँ पर खड़ा हुआ था गिटार लेकर, सुरक्षित है। यहाँ कितने मुसलमान खड़े हुए हैं, कोई पुरानी दिल्ली का है, कोई इंदौर से आया है, कोई मुंबई से है, सब सुरक्षित घूम रहे हैं। मोहम्मद फैज खान, अंबर जैदी यहाँ पर खड़े हुए हैं। असुरक्षित हो क्या आप इस देश में? और वो मदनी एंड गैंग क्या कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। भाई, देश के क्रांतिकारियों को अपशब्द मत बोलो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा, लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए, और आप कहते हैं कि वंदे मातरम गाने वाली कौम मुर्दा होती है। कितने शर्म की बात है। आपने हमारे सारे क्रांतिकारियों को देखो, देश का वो ये कह रहे हैं कि इसमें बुत परस्ती आ जाती है। अरे कोई बुत परस्ती नहीं आती। अरे देखो, अब आप मेरी पूरी बात सुनना। इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था कि एक वर्ग ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम भारत माता की जय नहीं। ठीक है भाई, उन्होंने अलग देश ले लिया। अब ये जो सारा कट्टरपंथ है ना, उनको उस एरिया में करना चाहिए। अब भी इस एरिया में सेम जिन्ना वाली भाषा बोली गई है। क्या बोला गया है पता है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसकी स्वतंत्रता आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, गारंटी उनको वहां से मिली है। लिसन टू मी, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों और आदर्शों का सम्मान करना है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया ना, फिर आप उसको मुर्दा कौम वाला क्यों कह रहे हैं? उसमें आप काट छाट क्यों की गई? मैं सवाल करना चाहता हूं कि देश काटा इस आधार पर कि ये वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकते। जब उन लोगों को काट दिया, फिर वंदे मातरम क्यों काटा? उसमें मैं आया। वंदे मातरम में काट छाट कोई अभी तो हुई नहीं। 1937 में नेहरू जी के समय, अरे 1937 में, और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी सर। उस कमेटी में प्रधानमंत्री नेहरू जी खुद, यानी जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वो 4 लोगों की कमेटी थी जिसने निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? उससे नहीं, सवाल जाकिर मैं बातचीत के बहस SIR पे चल रही है। मंडे को वंदे मातरम पे बहस पार्लियामेंट में शुरू होगी। यकीनन मैं उस पर आऊंगा, जरूर आऊंगा, उस पर आऊंगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गाया इसको, वंदे मातरम। जी, ऑफ कोर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जी, BLO के बारे में मैं कहूंगा, ये कहते हैं BLO पे दबाव है। मैंने खुद 5 नंबर बूथ पे 1200 लोगों की पूरी चेकिंग करी है मोबाइल नंबर के साथ। क्या प्रोफेशन में आप टीचर हैं?
मैं बैग मैन्युफैक्चरर हूँ दिल्ली के अंदर, मेरी कंपनी है रश्मि। तो फिर वहाँ पे बीएलओ कैसे? बीएलओ मेरा भाई अभी चुनाव लड़ा था एमएलए से, बीजेपी से, और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैंने खुद 5 नंबर बूथ पे। रुको भाई रुको, अरे कोई तो बीएलओ बीजेपी से लड़ा तो कोई गलत हो गया क्या? बीएलओ पे 5 नंबर बूथ पे वार्ड नंबर 80 में मैंने खुद 1200 लोगों की चेकिंग करी, उसमें 850 लोगों को मैंने मोबाइल नंबर समेत सबकी चौके करी, और वो भी कितने दिन में? 5 दिन में। इनको तो पूरा महीना भर मिल रहा है। ये कैसा दबाव है? ये कोई दबाव नहीं है। देखो तुम्हारा भाई चुनाव लड़ रहा था, तुमने जी जान से जुट के काम किया, वो उनको 5-6 घर मिलते हैं उसमें, तो उसके अलावा 10 घर भी हो सकते हैं। थोड़ा सा पीछे पढ़ाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। अरे मैं ऐसा करो, मेरा हाथ ले जाओ फिर। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि दबाव है, ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहस जो है इस सार्थक पहल पे पहुंचे कि कोई चीज निकल के आए। जी प्रतीक जी, ऐसा है, बीएलओ की जो ड्यूटी दी जाती है वो एक शिक्षक को इसलिए दी जाती है कि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करे, पहली बात, और इसलिए भी दी जाती है क्योंकि उस एरिया के तमाम सारे बच्चे वहां पढ़ने आते हैं स्कूल में, तो उस एरिया का हिसाब से उसको दे दी जाती है। दूसरी बात ये, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब देश चलाने के लिए सारी सरकारें चाहती हैं कि हम देश चलाएंगे, तो फिर आपस में लड़ते क्यों है भाई? जो ऑलरेडी सरकार चल रही है उसका साथ क्यों नहीं देते आप लोग? या इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम जनता के पैसों को अपनी जेब में भरे? बस यही क्या करते हैं आप काम? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। अरे देखिए, आप ऐसा ना कहा करिए, पैसे वाली बात मत करा करिए। जी मैं कांग्रेस के देखिए उसके बाद आता हूँ। 10 सेकंड एक मिनट दे रहा हूँ। सर ऐसा बहुत बढ़िया भाई साहब ने बात करी। पहला तो हम ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब, ये बीएलओ का अख्तियार है कि वो जाकर चेक करेगा कौन वोट नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कैंडिडेट के भाई हैं, वो चेक करके 1200 लोगों में 800 लोगों को उड़ा दे रहे हैं। यही अरे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी होते हैं। बीएलए अब सर बीएलओ एंड बीएलए दोनों होते हैं। बीएलए ना, सुन लीजिए, अब हमारा यही रुको, अरे रुको यार सर, हमारा यहीं से विरोध स्टार्ट होता है जब आप बीएलए भारतीय जनता पार्टी के और बीएलओ के साथ मिलकर आप टारगेट कर विपक्षी पार्टी के वोटों को काटते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि दबाव है। आपके बीएलओ को कहा जा रहा है कि आप ओबीसी के वोट काटिए, माइनॉरिटीज के वोट काटिए, दलितों के वोट काटिए, और इसकी वीडियो जारी हो रखी है। देखिए, पहले इनकी लड़ाई क्या थी? ईवीएम जो है बेचारी थी, ईवीएम से सब कुछ गड़बड़ होता था, फिर वोट चोरी पे चले गए, फिर एसआईआर पे चले गए, अब कुछ नहीं मचा तो बीएलओ पे चले आए। जब अगली बार चुनाव हारेंगे बंगाल में कहेंगे पर्ची खराब थी। तो ये जाहिर सी बात, वो स्टूडेंट है जब फेल हो जाता, पढ़ाई तो करते नहीं, केवल ड्रामा करना, एनार्किज्म फैलाना है, तो कहेंगे पर्चा का गड़बड़ था, लिखा कुछ नहीं था, कॉपी गड़बड़ चेक हो गई। ये वही लोग हैं जो फेलियर स्टूडेंट हैं। देखिए, चुनाव में लिस्ट में कोई बात नहीं खड़े रहिए। कहां से हैं आप? कहां से? यूटी लद्दाख से? अरे बहुत अच्छी बात है, खड़े रहिए, आप ही का प्रोग्राम है। लिस्ट से ऐसे नाम नहीं काटा जा सकता, किसी का काटा ही नहीं जा सकता। और उसके अगर वो कट गया है तो जोड़ने के उसके कई प्रोविजंस हैं जो बार बार लगातार जोड़े जा सकते हैं। जी शर्मिष्ठा है पैनल में, उसके बाद डिबेट इज ओपन। सारे लोग आप ब्रिजेश रखें। इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे नहीं काट सकता किसी का भी नाम। देखिए, अगर बीएलओ है तो बीएलए भी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और सारा विपक्ष जो मिलकर चुनाव लड़ता है, तो इनके अपने बीएलएस भी तो होते हैं। क्या सारा विपक्ष मिलकर अपने बीएलएस को इकट्ठा कर नहीं एक जायज अपना एक मुकदमा बना सकता है? 38 जिले चुनाव के बाद एक भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन पे नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अब पूरा कर लें उसके बाद। हाँ। तो आप अपने बीएलएस को लेकर इकट्ठा कीजिए, उन लोगों के जिनके नाम कटे हैं, आप एक कायदे से एक मुकदमा दायर कीजिए कोर्ट में। आप चंडीगढ़ की बात करते हैं, आप क्यों उस मसीह की बात कर पाते हैं? क्योंकि कोर्ट में साबित हुआ, तो आप इस बार फिर से क्यों नहीं एसआर के अगेंस्ट अपना मुकदमा दायर करते और साबित कीजिए कोर्ट के थ्रू। आप कोर्ट जाना चाहते नहीं है, सिर्फ हंगामा करते हैं। नहीं, देखिए सुनिए, हम ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए हैं और आप तो बीएलओ की बीएलएस की बात कर रहे हैं। देश के विपक्ष के नेता जो सबसे बड़े प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के, उन्होंने प्रूफ दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो नहीं ले रहा, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी याचिका चल रही है। योगेंद्र यादव की याचिका पे सारी तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपने प्रूफ दिए। आज मुश्किल तो यही है कि जब हम सवाल कर रहे हैं, हमारे बीएलए सवाल कर रहे हैं, हमारे विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं, तो हमसे एफिडेविट मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं। जी मैं आ रहा हूं। जी, इन्होंने कहा इनको वो इलेक्शन कमीशन चाहिए, वो बीएलओ चाहिए, कि जो इनके खुद नेता
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी 1980 में वोट डालती है, 1983 में क्या बोल जाते हैं, वो क्या बोल जाते हैं, नागरिकता लेती हैं। वो बीएलओ, वो चुनाव आयोग चाहिए इनको, ये इनको समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। अरे मेरे भाई, देश के ये भविष्य का सवाल है और मेरे देश की एक एक जनता इस पर हाथ बुलंद होकर के खड़ी हुई है कि आप आइए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी पहचान कराने के लिए तैयार हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि आपको डर है, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या जैसे दिल्ली में इन्हीं के नेता, विपक्ष के नेता अताउल्लाह खान बस आकर के रखे हुए थे और कह रहे थे अरे रुको, कौन भाई का ऐलान निकाल सकता है? इन्हीं के नेता, इन्हीं के विपक्ष के नेता अताउल्लाह खान कह रहे थे। बीजेपी के नेता और बीजेपी के समर्थक झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। समाधि ले लूंगा। अरे यार गजब है, समाधि ना लेना यार, तुम इधर आइए, पीछे आइए, सारे लोग पीछे आइए। समाधि हमारी नहीं होगी जी। हाँ जी भैया, सुरक्षित रहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, समाधि मत लो, इतना उसमें रहो। अरे अभी समाजवादी को भी तो जीतते हुए देखो, कि बीजेपी को ही देखोगे, जब समाजवादी को भी इतना समाधि इतनी जल्दी मत लो। हाँ जी बोलिए। देखिए, अभी ईवीएम का मुद्दा बता रहे थे कि विपक्ष वाले ईवीएम का मामला पूछिए, क्या आडवाणी जी नहीं उठाते थे, सुषमा स्वराज जी नहीं उठाती थी क्या? आज तुम्हें बहुत याद आ रहा है आडवाणी जी? आडवाणी जी आज बहुत याद आ रहे हैं, क्या बात है? इनके राज्यसभा जो सदस्य हैं, पीवी नरसिम्हन जी ने बताया, उन्होंने तो किताबें ही लिख दी थी पूरी ईवीएम पे। तो ऐसा नहीं कहें कि ये ईवीएम पे हमने ही सवाल उठाया, इन्होंने खुद सवाल उठाया है, बाकायदा जाकर के मिलते भी थे। अब काहे नहीं उठा रहे हो? लेकिन हम लोग उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं। अब तो एसआईआर उठा रहे हो। दिनेश जी ने कहा कि 37 सीट हम जीते लोकसभा में, लेकिन अगर सारी की सारी जीत जाए तब भी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। राइट, ठीक। भैया देखिए, एसआईआर में समस्या नहीं है, समस्या विपक्ष के राजनीति की दिशा और दशा में है। इनको अपना सलाहकार बदलना होगा। अभी इन्होंने झूठे बोलना चवेलना जो बताया सचिव गुरु वेद 3 प्रिय बोले भय आस, इन लोगों को अपना सलाहकार बदलने की जरूरत है। ये सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि देश की जनता इनके मुद्दों को नकार रही है। अब मैं एक अपना पर्सनल बता रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी का 3 जगह वोटर, पश्चिम बंगाल में, प्रयाग में और मिर्जापुर में। अब क्यों, कैसे? क्योंकि वो पहले पश्चिम बंगाल में रहती थी, वहां पर बना था, तो हमने कहा भैया वहां पे कटवाइए। प्रयागराज की हैं तो वहां से हमने कहा भैया वहां का कटवाइए। अब केवल एक जगह रही है, तो ऐसे ही एक व्यक्ति की कई जगह वोटर में नाम है। इनके पवन खेड़ा जी, उनको भी 2 जगहों पर था, तो क्या पूछ लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते थे या फिर चुनाव आयोग के लिए बैटिंग? नहीं, सेना जी 2 जगह डाल के आए, पहले दिल्ली में डाला, वहाँ एसआईआर हो गई, इसके बाद बिहार में जाकर के वहाँ भी एसआईआर हो गई, 2 जगह वोट डाल के आ गए। तो बताइए बीजेपी के लोग नहीं, उसी लिए एसआईआर हो रहा है कि जो भी गलतियां हैं उसे सुधारी जाए। और एसआईआर पर यहाँ पर 3 महीने चर्चा हुई और आप लोग तो एसआईआर को असंवैधानिक बता रहे थे। और नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर। जी ठीक। फैज भाई, हाँ जी जनाब, कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं? रुको भाई, हरियाणा की बात सुनो जी। हरियाणा में कहाँ से हैं? करनाल डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट है भाई, कर्ण की नगरी। कर्ण की नगरी, वाह क्या बात है। जो सुबह आ गया बस, खाली हाथ नहीं गया। बिल्कुल। अब भी ऐसा ही है। सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था वो राहुल गांधी ने हरियाणा का उठाया था। अब कोई भी ब्लॉक बैठता है, मैं वहाँ का एजेंट हूँ, मेरे को पता है वहाँ पे ये कौन है, ये सब झूठ है, एक बनाया हुआ मुद्दा है। भाई ये वोट उसकी डली, नकली उसकी डली, ये वोट जो डली है वो वोट कांग्रेस को भी तो जा सकती है। या कोई जरूरी थोड़ी है भाई उसका पता है ये बीजेपी की डली है। वो ये कह रहे हैं कि वही वोट जो है, जो कांग्रेस वाला है, वही कटवा दिया। क्यों? राहुल गांधी शक्तिमान है? राहुल गांधी शक्तिमान थोड़ी है। नहीं भाई साहब, समझने की कोशिश करिए आप। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे वोट हैं वो वोट कटवा देते हैं आप। हाँ, ये ऐसा होता है, बस इन्हीं की वोट कटती है सिर्फ, बाकी सब की बचती है। सिर्फ कांग्रेस का वोट कटता है, बाकी किसी का नहीं बचता। जो इतने 30 एमएलए बने हैं वहाँ पे, वो किसके हैं? वो बीजेपी ने बना के भेज दिए। भाई साहब देखिए, आप उलझी बातें मत करिए, सुलझी बातें करिए। आप ये बताइए वोट क्यों कटवा देते हैं, ये तो बता सकते हो, बताइए कैसे कट जाते हैं वोट? कोई वोट नहीं कटता है, एक ये सोची समझी साजिश है इनकी। ओके ठीक है, मैं आया। इधर से कोई बोलने वाला? हाँ जी रुको। हाँ जी, बाबू जी बोलिए। हाँ जी, ऐसा है जो बात हो रही थी। हाँ,
तो मैं भी हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं आप? बिल्कुल जी, हरियाणा में कहाँ से हैं आप? AK बाली फरीदाबाद। फरीदाबाद से? अरे वो तो मेरे बगल में है। हाँ जी, बोलिए। तो अब ऐसा है, अब जितने भी ये लोग हैं ना, दूसरी पार्टी वाले, अपोजिशन वाले, इनको कोई ना कोई मसला चाहिए, लेकिन उन्होंने मतलब अगर आप बाबूजी आप तजुर्बे के साथ अगर कोई बात बता सकें जो कामगर हो कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है, तो ये बताइए। आप बेकार में आप SIR चक्कर में ना बढ़िए, आप ये बताइए चुनाव कैसे जीता जाए। ऐसा जीता जाएगा जैसे बंगाल के अंदर वो बाबरी मस्जिद बनवा रही है, क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना है। ऐसे ही समाजवादियों ने क्या किया, वो मंदिर बना रहे हैं केदारनाथ का। ये हटना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस वालों को चाहिए कि अपना कम से कम अपने जो ऊपर वाले हैं उनको चेंज करें। इस नेहरू फैमिली जो है ना, गांधी फैमिली, इनको बाहर करें। ये उनका मसला है, इनका अपना मसला है। जी बोलिए। आप जो अंकल ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी फनी बात बोलिए। हालांकि उन्होंने चेंज किया था। देखिए, जनता को सब कुछ बोलने का अख्तियार है, वो बोल सकती है। उसको लगता है कि अगर कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है तो ऐसे हो सकता है। उनका एक पॉइंट है, जरूरी नहीं वो सही हो, लेकिन उनका एक पॉइंट है। लेकिन सर, उन्होंने ऊपर वाला चेंज करने की कोशिश की थी, संसद में पहुंचे थे शिव जी। प्रेसिडेंट बनाया तो दूसरा तो प्रेसिडेंट है, वो भी काम नहीं आया, क्योंकि जनता है जिसका चुनाव हुआ है। ऐसा है, जिनकी आप बात कहना चाह रहे हैं ना, आदरणीय राहुल गांधी जी की क़यादत में ही 44 से हम 99 भी आए, और आने वाले समय में देखिएगा देश में सरकार भी बनेगी। और राहुल गांधी जो है इस देश में कमजोरों की, वंचितों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आज जब सरकार की जितनी एजेंसीज है उसका दुरुपयोग कर कर आज सरकार अगर दबा रही है, लेकिन ये समझ लीजिए देश की जनता के साथ विपक्ष के नेता और पूरी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तन्मयता से। राइट जी। कांग्रेस जो है आपका, वो जनता के अगेंस्ट में चल रहा है। आपको धाई दिखिए, आप कहाँ से हैं? हम उड़ीसा से। जय जगन्नाथ। ये चीज है, आपको जो चीज चाहिए, पब्लिक को जो चाहिए, क्या चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को चाहिए मतलब जो देश के सपोर्ट में रहे। अब तू बांग्लादेशी को लाएगा, इधर से लाएगा, उधर से लाएगा, किसी को भी ला घर में बसा देगा वोट देने के लिए, तो कैसे होगा? होगा क्या? आपके घर में किसी को बाहर से ले आओ, पटक के मारेंगे नहीं उसको हम? वही तो ले आओगे वहां पे, मार क्यों नहीं रहे? आप बताइए बाबूजी, क्या कारण? अगर इनको वो जीतना है तो ये कॉपी पेस्ट कर ले, सारे बीजेपी के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे कॉपी पेस्ट करके उन पर लड़ना शुरू कर दें, आपको भी मिल जाएंगे। जी, कांग्रेस विल वांट टू देखिए, चाहे सत्ता मिले ना मिले, जो भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्ती ताकतों को बढ़ाती है, सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, आपको जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर भड़काती है, ये काम माफ कीजिएगा कांग्रेस नहीं करेगी। देखिए, चुनाव जब बिहार का हुआ, एग्जिट पोल आया तो ये लोग दम भर रहे थे, अरे हम जीतेंगे, जीत रहे, कांग्रेसी यही चिल्लाते थे, आरजेडी वाले चिल्लाते थे। जब वोटिंग काउंटिंग शुरू हुआ, जीत रहे। जब 2 घंटे के बाद पता चला हार रहे, तो शाम को पता चला कि कहते नहीं अब किस पे ठीकरा फोड़ा जाए।